Here is another question of manufacturing account. पास पेपर का क्वेश्चन है, टी लिमिटेड के नाम से है और इसकी अगर ईयर की बात करते हो तो मार्च 2022, पेपर 32 और क्वेश्चन नंबर 1। मार्च में कोई आपके पास वेरिएंट्स नहीं होता, सिर्फ एक ही पेपर होता है आपके पास। तो ये आप अपने पास लिखना चाहो तो लिख सकते हो। अच्छा, जितने मैन्युफैक्चरिंग के क्वेश्चंस किए हैं उसके हिसाब से ये थोड़ा सा तंग करने वाला क्वेश्चन है। तंग इन द सेंस कि इस तरीके से तंग करने वाला क्वेश्चन है कि अगर आपने इसको प्रैक्टिस कर ली तो आई थिंक मेरे हिसाब से नहीं होगा, क्योंकि ये पास पेपर से बिल्कुल हट के और थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है। वो किस तरीके से है वो मैं आपके साथ अभी डिस्कस भी कर लेता हूँ। सबसे पहले टी लिमिटेड नाम की एक कंपनी है। बात सुनना, मैं दो कलर्स को यूज़ कर रहा हूँ, एक बाय और एक वर्ड है सेल, और बीच में क्या लिखा हुआ है, एंड। स्टैंडर्ड फर्नीचर एक कंपनी है जो बाय भी करती है और वो सेल भी कर रही है। अगर बाय कर रही है तो वो मेक करेगी, मैन्युफैक्चरिंग करेगी, और अगर परचेज कर रही है यानी सेल कर रही है तो इसका मतलब उसके लिए वो ट्रेडिंग अकाउंट यानी इनकम स्टेटमेंट बनाएगी। तो ड्यू टू इंक्रीज़ इन डिमांड, आपके फर्नीचर की डिमांड चारों तरफ इंक्रीज़ हो गई है। टी लिमिटेड ने रेंट लिए, रेंटेड क्या लिए, फैक्ट्री ली है। जब फैक्ट्री रेंट पे लेते हो तो क्या बनाओ, कोई ज़ाहिर सी बात है डेफिनेटली आप क्या करोगे, चीज़ को बनाओगे। और ऑल्सो स्टार्ट मैन्युफैक्चरिंग, उसने किसकी मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर दी है। तो अगर मैं कह रहा हूँ मैन्युफैक्चरिंग किसकी की है उसने, और सेल क्या कर रहे हो आप, दो अलग अलग वर्ड्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अकॉर्डिंग टू फॉर्मेट, जो चीज़ नहीं है इग्नोर करोगे। अच्छा बेटा, लो बाबा फॉर एग्जांपल एक आपके पास ड्राफ्ट दिया हुआ है, किसका ड्राफ्ट दिया हुआ है, इनकम स्टेटमेंट का दिया हुआ है, और आपका साल कब ख़त्म हो रहा है, दिसंबर में ख़त्म हो रहा है। सेल्स किसकी दी हुई हैं, दोनों की दी हुई हैं, बड़ी कॉमन बात है। इसके बाद ओपनिंग इन्वेंट्री किसकी दी हुई है, समझना, सिर्फ किसकी दी हुई है। अच्छा, परचेजेस किसकी दी हुई हैं, दोनों की दी हुई हैं। क्लोजिंग इन्वेंट्री किसकी दी हुई है, क्लोजिंग इन्वेंट्री आप कह रही हो तीनों की दी हुई है। कैसे तीनों की दी हुई है, फॉर एग्जांपल डीएम, वर्क इन प्रोसेस, और फिनिश गुड्स किसके दिए हुए, दोनों के दिए। फिनिश गुड्स क्या आगे कुछ लिखा है वर्ड, वो ट्रांसफर प्राइस पे हैं, मगर ट्रांसफर प्राइस पे कौन से होंगे, लग्जरी वाले। स्टैंडर्ड ऑलरेडी हम ख़रीद रहे हैं किसी से, ओके, ये याद रखना। कॉस्ट ऑफ सेल्स भी दिया हुआ है, मतलब उसने कोई ऐसी कसर नहीं छोड़ी घुमाने के लिए, मगर बहुत दिखने में मुश्किल है, अटेम्प्ट करने में आसान है। फिर वही एक्सपेंसेस दिए हुए हैं, फलां सही है। प्रॉफिट फॉर द ईयर भी दिया हुआ है, जो कि कितना 80 to 100, इसका मतलब ड्राफ्ट बना हुआ है। अच्छा भाई, जो हमारे काम की चीज़ है ना, क्या है, डायरेक्टर क्या चाहते हैं, अगर वो कोई चीज़ बनाएंगे तो कितना रखेंगे प्रॉफिट, किसका, कॉस्ट का। वेजेस एंड सैलरी में क्या है, फैक्ट्री वर्कर, फैक्ट्री का वर्कर, तो इसका मतलब दिस इज कॉल्ड डायरेक्ट लेबर, डीएल, और आई कैन से दैट डायरेक्ट वेजेस, और आई कैन से दैट डायरेक्ट प्रोडक्शन वेजेस। फैक्ट्री का मैनेजर ओवरऑल, तो दिस इज कॉल्ड इन डायरेक्ट, सही है, इनडायरेक्ट एफओएच। ऑफिस स्टाफ, ऑफिस स्टाफ, तो इसका मतलब इनकम स्टेटमेंट। सेल्स पीपल, इसका मतलब इनकम स्टेटमेंट। जितना इजी रखोगे बहुत आसान है। डेप्रिसिएशन कंप्राइज ऑफिस इक्विपमेंट, ऑफिस नहीं समझ में आया मुझे, ज़बरदस्त। मोटर व्हीकल, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मोटर व्हीकल ट्रांसपोर्टेशन, इनकम स्टेटमेंट। फैक्ट्री मशीन, मैन्युफैक्चरिंग। एक कहानी है, न्यूली एक्वायर्ड फैक्ट्री मशीन हैड बीन डेप्रिशिएट 25% यूजिंग आरबीएम मेथड, हैड बिन हो चुकी है, कितने से हुई है। फिर इट वॉज डिसाइडेड दैट एनुअल रेट कितना था, 20 होना चाहिए, मगर हमने किससे की है, तो इसका मतलब रिवर्स जाएंगे। इसके बाद अदर एक्सपेंस इंक्लूड फैक्ट्री मतलब
मैन्युफैक्चरिंग, फिर आगे ऑफिस रेंट मतलब इनकम स्टेटमेंट। अच्छा, रिमेनिंग 20% एट्रीब्यूटेबल टू इनडायरेक्ट कॉस्ट। इनडायरेक्ट कॉस्ट मतलब मैन्युफैक्चरिंग, और 80% एडमिन एक्सपेंस विच इज कॉल्ड इनकम स्टेटमेंट। क्लियर? दिस इज द आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन द क्वेश्चन पेपर। क्वेश्चन आर प्रिंटेड हियर फॉर रेफरेंस ओनली, आपके रेफरेंस के लिए, क्योंकि इंसर्ट्स और इसकी कहानी अलग है। इससे पहले क्वेश्चन किया था तो एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ प्राइम कॉस्ट बोला था। इधर क्या मांगा है? इनडायरेक्ट कॉस्ट। साथ साथ बता रहा हूं, लिखते जाओ। फॉर एग्जाम्पल हियर इज द आंसर ऑफ पार्ट ए। उन्होंने आपसे क्या मांगा है? व्हाट इज इनडायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। यार मेरी अंडरस्टैंडिंग तो यही है कि इनडायरेक्ट कॉस्ट वो कॉस्ट है जिसको आप ट्रेस नहीं कर सकते, इनडायरेक्ट कॉस्ट वो कॉस्ट है जिसको आप मेजर नहीं कर सकते। मगर 2 मार्क की वर्किंग है तो आप लिख लो इनडायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आर कॉस्ट incurred during the course of production in the factory. They cannot be directly traced to the item being manufactured. For example, देनी नहीं है एग्जाम्पल, सुन लो। मैं कोई देगची बना रहा हूँ, या फॉर एग्जाम्पल वॉफल्स बना रहा हूँ, या बिरयानी बना रहा हूँ, तो मुझे पता है DM DL DE कितना लगना है, मगर कोई बंदा उसमें ये जज नहीं कर सकता उस बिरयानी की देख पे या वॉफल्स पे कितना रेंट लगा है, कितना इंश्योरेंस लगा है। दीज आर नॉन मेजरेबल, दीज आर नॉन ट्रेसेबल, जिसको आप ट्रेस नहीं कर सकते जो भी प्रोडक्ट्स बना रहे हो। तो 2 मार्क मिल जाएंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट, प्रिपेयर मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। अब बहुत कॉमन सेंस यूज़ करना है, डाटा थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। मैन्युफैक्चरिंग किसकी करेंगे? मैन्युफैक्चरिंग करेंगे लग्जरी, तो इसका मतलब आइटम भी किसका उठाएंगे? लग्जरी का। पार्ट बी, अगर आपको लगता है कि आप कर सकते हो तो आप कॉपी नहीं करो, पहले मुझे सुनो। अगर लगता है कि दोनों साथ काम कर सकते हो, क्योंकि कॉन्सेप्ट मैं आपको दे चुका हूँ, सिर्फ आपको क्या करना है, इसको अपने पास समझना है। इस तरह के क्वेश्चंस रीसेंट ईयर्स में काफ़ी एग्जामिनर टेस्ट कर रहा है, ताकि अगर आपको टेस्टिंग हुई है तो आप आराम से कर सकते हो। जहाँ तक मेरी अंडरस्टैंडिंग होती है तो मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कहाँ से होता है? डायरेक्ट रॉ मटेरियल कंज्यूम, ऐसा ही है। डायरेक्ट रॉ मटेरियल कंज्यूम की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो सबसे पहले फॉर एग्जांपल सवाल में सुकून के साथ देखना है, ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल नहीं है, ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल नहीं है। डायरेक्ट क्या है? परचेजेज ऑफ रॉ मटेरियल। अब परचेजेज ऑफ रॉ मटेरियल किसका दिया हुआ है अगर चेक करते हो? परचेज ऑफ डायरेक्ट मटेरियल किसका दिया हुआ है? परचेजेज स्टैंडर्ड फर्नीचर की दी हुई थी और नीचे DM भी लिखा हुआ है, तो आपके पास क्या हो गया? परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल, जो कि कितना है? 76,500। परचेजेस के बाद आपके पास क्या आता है? कैरेज इनवर्ड नहीं है, परचेज रिटर्न नहीं है, तो डायरेक्ट क्या आ गया? क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल। क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल कितनी है? 14,200। मैं टिक भी करता जा रहा हूँ ताकि आपको चीज़ें नज़र आती रहें। क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल 14,200। कैलकुलेटर प्लीज़ यूज़ कीजिएगा और मुझे इसका आंसर बताइएगा कि क्या बन रहा है। डायरेक्ट रॉ मटेरियल कंज्यूम आ गया, कितना? 62,300। फिर इसमें ऐड डायरेक्ट लेबर और आई कैन से दैट फैक्ट्री वेजेस। तो मेरे ख्याल से डायरेक्ट लेबर दिया हुआ है। एडजस्टमेंट नंबर 2 पे आओ।
एडजस्टमेंट नंबर 2 पे आओ। एडजस्टमेंट नंबर 2 में फैक्ट्री वर्कर्स लिखा हुआ है, फैक्ट्री वर्कर्स कितना 119,000। डायरेक्ट एक्सपेंस और रॉयल्टी नाम की कोई बला नहीं है, इन दोनों को टोटल कर लो तो क्या आता है, कितना आएगा प्राइम कॉस्ट, हेल्प कर सकते हो? 181,300। प्राइम कॉस्ट के बाद क्या आता है? इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट लिख लो या FOH लिख लो, जिसमें तुम्हें कंफर्टेबल हो, जिसमें तुम्हें तसल्ली है। फिर क्या आता है? अगर मैं बात कर रहा हूँ फैक्ट्री मैनेजर सैलरी, यानी मैनेजर सैलरी किसकी? फैक्ट्री की, जो कि कहाँ दी हुई है? 36,000। फिर उसके बाद फैक्ट्री का रेंट, वो तुम्हें कहाँ मिल रहा है? एडजस्टमेंट नंबर 4 पे देख लो, जो कि कितना है? 32,000। फिर उसके बाद उसी के नीचे जो रिमेनिंग है ना, यानी ऊपर जाके देखना ज़रा, ऊपर जाके अगर आप देखते हो तो रिमेनिंग इनडायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कितनी है? उन्होंने बोला था रिमेनिंग जो 20% है वो किस में जाना है? मैन्युफैक्चरिंग में जाना है। तो अब वो कैसे निकलेगा वो आपके पास मैटर करता है, वो आपको देखना है। अदर एक्सपेंस ऊपर दिए हुए, चेक करो ज़रा, यानी मैं इसकी वर्किंग कर रहा हूँ अदर एक्सपेंस, यानी अदर ओवरहेड्स कर देता हूँ, एक्सपेंस का वर्ड नहीं होगा। कितने दिए हुए? 188,000, जिसके अंदर 32,000 का क्या था? रेंट था, और 46,000 का क्या था? ऑफिस रेंट। माइनस कर दो, कितना आ जाएगा? 188 माइनस 32 माइनस 46, 1,11,000। 40 नहीं होगा, 1,10,000 आ रहा है, तो 1,10,000 का आप निकाल लो 20%, कितना होगा? 22,000। कोई मसला? रिपीट करूँ न कि उकाशा? फिर इसके बाद डेप्रीसिएशन में पंगा था, ऊपर जाओ, डेप्रीसिएशन किसकी दी हुई है? फैक्ट्री मशीन कितनी दी हुई है? 9,000। ये 9,000 क्या है? डेप्रीसिएशन है, 25% है। तो मुझे इसका मतलब फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे बोल रहा हूँ मशीन की क्या निकालना है? डेप्रीसिएशन निकालना है, पहले मुझे कॉस्ट जानी पड़ेगी। तो अगर मैंने फॉर एग्जांपल ये देखो, इधर देखना, ये हिस्सा मुझे फ़िलहाल नहीं पता, जिसका मैंने कितना निकाला था? 25% निकाला था, जो कि कितना आया होगा? 9,000 आया होगा। तो आपके पास फॉर एग्जांपल तो ये जो निकाला है 25% है, तो इसका मतलब आप इसका 100% बना लो, ऐसा ही है। तो मैं कहता हूँ ज़रा करो, 9,000 ये 25% है, तो x यानी कितना होगा? 100%। तो 9,000 में 2 0 डल जाएंगे तो कितना हो जाएगा? ये 9 लाख हो जाएगा। 9 लाख को डिवाइड करो 25 से, कितना आ जाएगा? 36,000। तो मेरी कॉस्ट आ जाएगी। आप 36,000 का निकालो ज़रा, निकल सकता था, मगर ये कि थोड़ा सा बच्चों को बताने के लिए। तो आपके पास कितना आ गया 36,000 का? 20% 7,200। डन। तो इसका मतलब आपने 36,000 का आपने फॉर एग्जांपल जो इसकी रियल कॉस्ट थी 36,000, उसका 25% निकाला था, जो कि 9,000 आया था, मगर हमने उसका 20% ले लिया, तो कितना आ गया? 7,200 आ गया। ये बात उकाशा क्लियर? नकी क्लियर? इन सबको टोटल कर लो, कितना आ जाएगा प्लीज़? कैरेज आउटवर्ड इधर नहीं आता, कैरेज आउटवर्ड इनकम स्टेटमेंट में जाता है, क्योंकि दिस इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। जी बेटा बेटा, कहीं भी नहीं करेंगे। अच्छा, कितना हो रहा है मुझे बताओ इसका टोटल? कितना मेरा बेटा? 97,200। ये तुम्हारी क्या है? प्राइम कॉस्ट है। ये तुम्हारी क्या है? इनडायरेक्ट कॉस्ट है। दोनों का टोटल करो
278, ये क्या कहलाएगा? कुछ भी नहीं। वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग क्लोजिंग दिया हुआ है, वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग क्लोजिंग, ओपनिंग तो नहीं है, ना इंक्रीज है ना डिक्रीज है, मगर एक चीज़ है, ये रहा 12,500 क्लोजिंग दिया हुआ है। तो इसका मतलब अगर फॉर एग्जांपल इन शॉर्ट अगर मैं बात करता हूँ, ये देखना भाई, एट वर्क इन प्रोसेस, ये मेरी अपनी थोड़ी सी नॉलेज है जो कि ज़ीरो है, लेस वर्क इन प्रोसेस क्लोजिंग 12,500। अगर इंक्रीज डिक्रीज था तो उसकी भी लॉजिक बता दी थी, मगर यहाँ सिर्फ क्लोजिंग दिया हुआ है, तो इसका मतलब 12,500 से इंक्रीज हुआ है। तो मैंने आपको बोला था जब भी इंक्रीज हो ना तो आप आंख बंद करके क्या कर देना, माइनस कर देना, प्लस करो, कितना आ गया 266,000। इसको क्या नाम दोगे? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्रॉफिट कितने परसेंट था मेरे बच्चों? 20%। किसका 20% बच्चों? कॉस्ट का। तो उससे क्या आएगा? फैक्ट्री प्रॉफिट। ये प्रॉफिट वो होगा जो अनरियलाइज प्रॉफिट होगा, अनएडजस्टेड प्रॉफिट होगा। अज्यूम किया है कि हमारी फैक्ट्री टोटल कॉस्ट 2,66,000 है, 20% हम प्रॉफिट रख रहे हैं, तो कितना आ जाएगा? 53,200। कॉस्ट में प्रॉफिट को प्लस कर देता हूँ, तो वैसे देसी ज़बान में सेलिंग प्राइस कहते हैं, मगर इस टॉपिक की ज़बान में हम क्या बोलते हैं? ज़बरदस्त मेरे बच्चों, ट्रांसफ़र वैल्यू ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर, जो कि कितना आएगा? आई थिंक कोई इश्यू तो नहीं हुआ, दिखने में थोड़ा सा अजीब था, मगर ये मैन्युफैक्चरिंग किसकी की है हम लोगों ने? लग्जरी। लिख लो ताकि याद रहे। मैन्युफैक्चरिंग ये कौन सा पार्ट था? ए हो गया, बी हो गया, 7 मार्क। अब क्या मांगा है? नहीं, रिवाइज मांगी है इनकम स्टेटमेंट, यानी इनकम स्टेटमेंट ऊपर बनी हुई है, मुझे रिवाइज करनी है। कितने मार्क्स की है? सारा गेम इसी में छुपा हुआ है। अच्छा सुन लो प्लीज़, इधर देखना, ये बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। प्लीज़ योर स्टेटमेंट शुड सेपरेटली द ग्रॉस प्रॉफिट फॉर ईच ऑफ अपना स्टैंडर्ड का और लग्जरी का, यानी खरीदने वाला और बेचने वाला, दोनों का ग्रॉस प्रॉफिट अलग दिखाओगे। फिर इट शुड ऑल्सो शो एक्सपेंस, जो तुम्हारे एक्सपेंस होंगे स्प्लिट करोगे किसके नाम से? और टोटल खत्म। 11 मार्क इसके हैं और फिर 5 मार्क की थ्योरी है। मैं नेक्स्ट पेज यूज कर रहा हूं। मुझे इतना पता है कि इनकम स्टेटमेंट बननी है। अब इनकम स्टेटमेंट थोड़ा सा हो सकता है आपको टफ टाइम दे, बट अगेन कहूँगा कि आपको परेशान नहीं होना, आपने सिर्फ इस जगह को समझना है। जब आप समझ लेंगे तो कोई मसला नहीं है। यहाँ पर देखिएगा पार्ट सी, तो इसका मतलब अगर मैं इसको हाफ कर लूँ, यहाँ लिख लेता हूँ, 1 मिनट रुकिएगा, यहाँ लिख लिया स्टैंडर्ड, और इधर कर लेता हूँ लग्जरी, और इधर कर लेता हूँ टोटल। एग्री करते हो? क्योंकि इन्होंने आपको बोला था सबका अलग अलग दिखाना है। अब मैं जल्दी नहीं करूँगा, सबसे पहले रेवेन्यू ले रहा हूँ। किसका ले रहा हूँ? स्टैंडर्ड का। आगे कुछ भी नहीं बनाऊँगा, तो थोड़ा सा प्लीज़ कॉन्सेंट्रेट कर लेना। रेवेन्यू कितना है फिनिश गुड्स का? 5,10,000। फिर क्या आता है? लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स ओपनिंग इन्वेंट्री है इसकी, कितनी है? 71,000। ऐड जाहिर सी बात, इसको तो चेंज करेंगे ही नहीं ना, स्टैंडर्ड फर्नीचर, क्योंकि हमने परचेज किया था। तो ये क्या है? ओपनिंग इन्वेंट्री फिनिश गुड्स, जो कि कितनी थी? 71,000। फिर इसके बाद मेरे ख्याल से तुम लोगों ने परचेज भी किया था 292,000 विदाउट एनी एडजस्टमेंट। फिर परचेज रिटर्न नहीं है, कैरेज इनवर्ड नहीं है, क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी है? 66,500 लेस क्लोजिंग इन्वेंट्री फिनिश गुड्स। कॉस्ट ऑफ सेल्स बता सकते हो कितना आएगा? 296,500। सेल्स में से कॉस्ट ऑफ सेल्स माइनस करके बता सकते हो क्या आएगा?
213, एक ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। नकीद, उकाशा, बुशरा, यमुना, लुबाबा, क्लियर। अब मुझे क्या करना है लग्जरी, और जितनी मेरी अंडरस्टैंडिंग कहती है रेवेन्यू किसका, फिनिश गुड्स का, जो कि फिनिश गुड्स कितना है 484,000। एग्री। फिर क्या लिखते हो, लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स। ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ। ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स आप कह रहे हो नहीं दिया हुआ, इग्नोर करो। परचेजेस ऑफ फिनिश गुड्स नहीं दिया हुआ, इग्नोर करो। तो क्या आ जाएगा, ऐड, याद करो, ट्रांसफ़र वैल्यू ऑफ गुड्स कितना आया था 319,200। एग्री। फिर परचेज रिटर्न कैरेज इनवर्ट नहीं है, लेस क्लोजिंग इन्वेंट्री। एक मिनट आ रहा हूँ, रुको। कॉस्ट पे कितनी दी हुई है, और आपके पास वो 35,000 लिखा हुआ है कॉस्ट है, हाँ कहाँ दिखा हुआ है, ये रहा कॉस्ट, क्लोजिंग इन्वेंट्री एट कॉस्ट, ये रहा वर्ड। और इसको थोड़ा सा यूं कर दिया तो कॉस्ट का मतलब 35,000 कॉस्ट है। सुनना, 35,000 का 110% कितना होता है, सॉरी 120 कितना होगा 42,000, और इसका बीच का जो डिफरेंस होगा वो इसका प्रॉफिट होगा। एग्री, जो कि 7,000 बनेगा। तो यहाँ ले लिया 42,000। नकी भाई क्लियर। इन सबको सॉल्व कर लोगे तो क्या आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ सेल्स। थोड़ी सी हेल्प चाहता हूँ कैलकुलेशन। 377 लेस कर दो तो आपके पास क्या आ जाएगा, मैं लाइन इधर ही लिख रहा हूँ ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे, कोई हल्का सा भी अभाम ना रहे। ये मत सोचना कि एक लाइन मैंने छोड़ दी है, वो ऐसे ही छोड़ दी है। कितना बता रही हो आप, 206,800। तो दोनों प्रॉफिट्स आ गए। ये कौन सा प्रॉफिट है, स्टैंडर्ड का, और ये वाला कौन सा प्रॉफिट है, इन दोनों को ज़रा टोटल कर लो ना। 420, ये लिख दिया मैंने 4,20,300। ये मेरा ओवरऑल प्रॉफिट है किसका, मेरे पूरे बिजनेस का, टी लिमिटेड का। इसके बाद क्या होता है, एक्सपेंसेस। वो कितने दिए हुए, मगर फॉर एग्जांपल एक्सपेंसेस की अगर मैं बात करता हूँ तो ये देखिएगा, सबर 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 सबर, एक मिनट, इसको मैं यहाँ से बस इतना कर लेता हूँ। यहाँ पर मैंने क्या हेडिंग डाल दी, लेस एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस में दो खांचे बनने थे मेरे ख्याल से, एक था एडमिनिस्ट्रेटिव, एक मिनट रुकिएगा, एडमिन, और दूसरा शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, आप नहीं लिखेंगे। एडमिन की वैल्यू कितनी थी, एडमिन अच्छा, अब एडमिन में क्या क्या चीज़ें आएंगी वो देखना है हमने। एक मिनट बेटा, इधर वर्किंग कर रहा हूँ, किसकी वर्किंग कर रहा हूँ, एडमिन की वैल्यू निकालने के लिए कर रहा हूँ। तो एडमिन में सबसे पहले मेरे ख्याल से आपके पास जो देखा जाए, एडमिन की वैल्यू में सबसे पहले देखो ऑफिस सैलरीज कितनी थी, सही है, यानी सैलरी ऑफिस स्टाफ की आप कह रही हो 167,000। अच्छा, फिर इसके बाद डेप्रिसिएशन ऑफ ऑफिस इक्विपमेंट जो कि गिवन है, ऑफिस का इक्विपमेंट जिसकी डेप्रिसिएशन गिवन है 8600। अच्छा, फिर इसके बाद आ जाओ ऑफिस रेंट। ऑफिस रेंट कितना है वो गिवन है एडजस्टमेंट नंबर 4 पे 46,000। लो बाबा, कहीं भी मसला हो रोक देना। अच्छा, अदर एक्सपेंस,
अदर एक्सपेंस की वर्किंग कैसे की थी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट थी। 188 थी, जिसमें से मैंने क्या माइनस किया था 32, जिसमें से मैंने क्या माइनस किया था 46, और जो बच गया था उसका मैंने 20 ऊपर ले लिया था, तो नीचे क्या ले लूँगा 80%। कितना होगा 88,000, 46,000, 8,600, 167,000, और इसको मैंने यहाँ से थोड़ा सा रिमूव कर दिया। तो मुझे एडमिन की वैल्यू बता सकता है कोई बच्चा कितनी आ रही है? 309। ये आपके क्या हो गई, एडमिन की वैल्यू हो गई। आपने कुछ नहीं किया, आपने सिर्फ यहाँ पर क्या किया, इनका टोटल बनता है 309,600। एग्री? और मैंने इसको यहाँ पर थोड़ा सा ऐसे कर लिया ताकि मेरे लिए इजी हो जाए। डिस्ट्रीब्यूशन में आएगा। अच्छा, मैंने ऊपर कर दिए। ये क्या हो गया 309,600, जो कि हमने कहाँ निकाला है, आगे लिख रहा हूँ। इसकी हमने क्या की थी, वर्किंग की थी। डन। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन पे आ जाओ। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन की क्या करने जा रहा हूँ, वर्किंग करने जा रहा हूँ। और वो वर्किंग कैसे होगी? सबसे पहले सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में आपके पास क्या चीज़ आ सकती है? किसकी बेटा? सेल्स पीपल की क्या आ गई, सैलरी आ गई, जो कि कितनी है 44,000, जो कि क्वेश्चन में ही गिवन थी। डेप्रिसिएशन ऑफ कैरेज आउटवर्ड कितना है, 18,500, वो भी गिवन था 18,500। और डेप्रिसिएशन ऑफ मोटर व्हीकल 10,500, वो भी गिवन थी। डेप किसकी, मोटर व्हीकल की। इन सबको टोटल कर लो ना, 73,000। तो ये लिख दिया 73,000। इन दोनों को अगर मैं आपसे कहता हूँ टोटल करो ना प्लीज़, कितना होता है? 382 कितना बेटा? 73,000। ओके, 382,600 माइनस कर दें, क्या आएगा? नेट प्रॉफिट फ्रॉम ट्रेडिंग, वो कितना आ रहा है? 37,700। फिर इसके बाद एट फैक्ट्री प्रॉफिट, वो कितना है? नहीं, हम निकाल चुके थे कुछ 53,200 निकाला था। दिखाता हूँ कैसे। ये रहा 53,200। तो यहाँ लिख दिया मैंने 53,200। अच्छा, अब जो बात बोलने जा रहा हूँ ना वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, हद से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जिसकी मैं एक ऐसी रैंडम वर्किंग करूँगा। क्या करूँगा? रैंडम वर्किंग करूँगा। इधर देखिएगा। अच्छा, यहाँ हो गया, ये हो गया, ये हो गया, यहाँ कर रहा हूँ। ऐसे ही रैंडम क्या बना लिया, PURP अकाउंट। बोला नहीं है, अपनी तसल्ली के लिए बना रहा हूँ। ओपनिंग प्रॉफिट नहीं था सवाल में। क्लोजिंग प्रॉफिट कितना था? कॉस्ट 35,000 थी और 120 पर 7,000 था। तो अकल क्या कहती है? अकल क्या कहती है? 7,000 से क्या हुआ है और इंक्रीज़ हुआ है, तो उसको क्या करते हैं? इंक्रीज़ को माइनस करते हैं और डिक्रीज़ को ऐड करते हैं। आप उल्टा कह गई थी, बताता हूँ। पीछे जाओ, 35,000 थी कॉस्ट, 120% लिया था तो 42,000 आया था। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना है? क्लोजिंग PURP। एग्री? तो ये क्या हुआ? आप बकौल आप लोगों के फैक्ट्री प्रॉफिट इधर देखिएगा, लेस इंक्रीज इन PURP विच इज़ कॉल्ड 7,000। माइनस करके बताओ ना कितना आएगा। 50 कितना आ रहा है? 46।
दोनों को टोटल कर लो, 83,900. कितना बेटा? 83,900. वो क्या होगा? Profit for the year. प्रॉफिट फॉर द ईयर 83,900. Here is the question, guys. अब इसके बाद अगर मैं आपसे एक छोटी सी बात करता हूँ, नेक्स्ट पार्ट क्या था, पढ़ो पहले। जिसमें आप क्या करते हो, फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन छोड़ते हो, कैसे? assess the impact on the profitability of T Limited for the year. Profitability means O levels का रेशियो, AS का रेशियो। प्रॉफिटेबिलिटी 3 है, GP मार्जिन, GP मार्कअप और NP मार्जिन और ROC, यही प्रॉफिट मार्जिन के रेशियो हैं। अच्छा, असिस करना है T Limited की कि अगर मैन्युफैक्चरिंग करता हूँ लग्जरी फर्नीचर को, तो सपोर्ट योर आंसर विद एप्रोप्रिएट कैलकुलेशन। तो इसका मतलब अब जो आपको, अगर आपको एक्सप्लेन करना है ना, तो जो आपको लगता है ना एप्रोप्रिएट कैलकुलेशन, उसके हिसाब से आपको इसका आंसर देना है। और अगर आपने उसके हिसाब से इसका आंसर दे दिया तो वेल एंड गुड है, नहीं तो फिर आपको ये कौन सा पार्ट होगा? पार्ट डी, 5 मार्क्स का। इसी का एक और सवाल है, वो सोफ़ा और उसके नाम से है, बिल्कुल सेम है, मगर इसमें वो उन्होंने सेपरेट बनाने नहीं कहा, बोला था एक साथ बना दो। मतलब इन्होंने अलग अलग ग्रॉस प्रॉफिट मांगा था, मगर अगर फॉर एग्जांपल इधर देखना, अगर मैं कहता हूँ ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन निकालता हूँ, इन्होंने किसकी बात की है? लग्जरी की बात की है ना, सॉरी। हाँ, तो अगर फॉर एग्जांपल अगर मैं पहले इसका ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन स्टैंडर्ड का निकाल लो, ये ग्रॉस प्रॉफिट है और ये सेल्स है, तो स्टैंडर्ड का निकाल लो, 1 मिनट। 213,500 डिवाइडेड बाय 510, 41.86, क्योंकि राउंडिंग ऑफ का बोला नहीं है तो अभी छोड़ दो। अच्छा, इसके बाद आ जाओ दूसरे वाले का निकालो। अगर मैं बात कर रहा हूँ इसके बाद दूसरे वाले का निकालने जाते हो, तो वो कितना बन रहा है आपके पास? 206 डिवाइडेड बाय, यानी 206,800 डिवाइडेड बाय 484,000, कितना बन रहा है? 42.72%। अगर मैं ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन की अगर मैं बात करता हूँ, तो अब देखो, फिर अगर मैं ये 42.2% जो है ना, अगर यहाँ पर जो 206,800 है, ये तो जाहिर सी बात है आप लोगों ने क्या निकाला है? ग्रॉस प्रॉफिट निकाला है, मगर जाहिर सी बात है फैक्ट्री का प्रॉफिट भी तो कंसीडर करोगे ना। तो अगर मैं आपसे बोलता हूँ, इधर देखिएगा, 206,800 प्लस जो आपका जो फैक्ट्री प्रॉफिट एडजस्ट होने के बाद कितना हो गया था? 46,200, और सेल्स कितनी थी? 484,000। ज़रा निकालना कितना हो रहा है? 52.27। ये किसका था? लग्जरी का। अगर आप लग्जरी खुद बनाते हो तो आपको कितना प्रॉफिट हो रहा है? 52.27, और स्टैंडर्ड पे कितना प्रॉफिट हो रहा है? तो इसका मतलब किसका, कौन सा इफेक्टिव हुआ? ये ज़्यादा इफेक्टिव नहीं हुआ? पहला पॉइंट जिसका तुम्हें 1 मार्क मिल जाएगा, कोई भी तुमसे पॉइंट नहीं रोक सकता। दूसरा लिखना, अगर मैं बात करता हूँ, लग्जरी हैज़ अ हायर जीपी मार्जिन देन स्टैंडर्ड। क्या इस बात पे एग्री करते हो? दोनों की वैल्यूज़ भी निकाल के आपने देख ली हैं। तीसरे पॉइंट्स की बात कर रहा हूँ, द इंक्लूजन ऑफ लग्जरी फर्नीचर विच हैज़ अ हायर मार्जिन कैन इम्प्रूव दी प्रॉफिट मार्जिन। जाहिर सी बात है, जब ग्रॉस प्रॉफिट हाई होगा तो ऑटोमेटिकली प्रॉफिट मार्जिन भी क्या होगा? हाई हो जाएगा। फिर इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ,
inclusion of luxury can increase the customer base, आपकी कस्टमर लॉयल्टी बढ़ जाएगी, जिससे आपके बिजनेस को क्या होगा, which has positive effect on profitability। इस बात को मानते हो? कितने पॉइंट्स हो गए? अगर खुद बना के खुद बेचते हो तो मार्केट में क्या पैदा कर दोगे? बिजनेस की ज़बान में एक वर्ड है सिनर्जी, प्रोड्यूस कर दोगे। मतलब आप खुद ही अपनी जगहों के क्या हो, बादशाह हो, जिसमें आप मेन लाइन आपकी कौन होगी? स्ट्रीम लाइन जो होगी, वर्कर्स होंगे। क्या आपको पता है कि मेरे वर्कर्स जो हैं क्या कहते हैं, उनको जब मैं दूंगा वेज रेट बढ़ाऊंगा तो मेरी प्रॉफिटेबिलिटी गिरेगी, मगर दूसरा ये काम कर नहीं सकता क्योंकि आपकी अपनी प्रोडक्शन है। तीसरा पॉइंट यहाँ पर आपके पास एक क्या है, इन्होंने क्या बोला था? एडवाइस बोली थी ना, असेस बोला था। तो इसका मतलब आपको इससे ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है। यानी 1 मार्क अगर मार्किंग स्कीम को देखते हो तो 1 मार्क कैलकुलेशन का होगा और 1 मार्क आपका वैलिड पॉइंट का होगा। मेरे ख्याल से आपने कितने 1 मार्क कैलकुलेशन के दे दिए और पीछे 4 मार्क एक्सप्लेनेशन के दे दिए। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, अगर मैं आपसे एक और बात समझाने के लिए बोलता हूँ, जब आप खुद बनाओगे ना तो आपको पता होगा जो मैं लगा रहा हूँ ना, क्वालिटी वुड नॉट बी कॉम्प्रोमाइज। 5वां पॉइंट हो गया, क्वालिटी वुड नॉट बी कॉम्प्रोमाइज बट ब्रांड लॉयल्टी ऑल्सो इंक्रीज। भाई मैंने कहा फॉर एग्जाम्पल मैं नेक्स्ट क्यों लेता हूँ, आप जुडानो क्यों लेते हो, आप प्यूमा क्यों लेते हो? एक्सपेंसिव है मगर यार क्वालिटी है ना। अगर फॉर एग्जांपल मैं छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, बहुत समझने वाली, और इसको बताने के लिए, जुडानो, मेरे भाई ने फॉर एग्जांपल बोला भाई जुडानो की शर्ट आई हुई है, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में आई है, सुपरमेसी की भी आई हुई है, लोगो वाली भी आई है और 5000 की मिल रही है। मैंने कहा तेरा आपका दिमाग ख़राब है। मैंने कहा इस तरह का आउटलेट 5 का नहीं है, 7000 9000 का, और सुपरमेसी 13-14 का आउटलेट। मैंने कहा सिर्फ मंगवा लो। इसने मुझे पिक्चर भेजी, मैंने मंगवा ली। जब मैंने शॉपर खोली ना, जुडानो का लोगो, जुडानो का टैग, सब चीज़ था। मेरी वाइफ भी साथ बैठी हुई थी, भाई भी साथ बैठा हुआ था, घर वाले भी। हम दोनों ने सिर्फ कपड़ा हाथ में उठाया और भाई को भी समझ आ गया, सिर्फ कपड़ा उठाया। मैंने कहा ऐसा लग रहा है सब चीज़ जुडानो है। जब कपड़ा उठाया तो पता लग गया कि ये जुडानो नहीं है, ये कॉपी है। तो इसका मतलब किसका नाम ख़राब हो रहा है? तो यहाँ पर वही सारी काम था आपके पास।